पीएम केयर्स योजना के तहत कोविड से माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाएगी शिक्षा में मदद। कांग्रेस ने प्रदेश में राज्यसभा के लिए 2 नामों की घोषणा की। भाजपा ने छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा का लगाया आरोप। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से शुरू किया जनसंपर्क अभियान। और देश में कोरोना के नए मामलों में 4.3% की आई कमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए पूरी सहायता दी जाएगी। आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को एक निश्चित छात्रवृत्ति दी जाएगी। बच्चों के 23 वर्ष आयु होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बच्चों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर के नागरिकों के योगदान के माध्यम से ही पीएम केयर्स योजना को सफल बनाया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस कोष से कोरोना काल में अस्पताल तैयार करने, वेंटिलेटर खरीदने, ऑक्सीजन संयंत्र लगाने में भी मदद मिली है। उन्होंने सभी बच्चों से फिट इंडिया और खेलो इंडिया पहल में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सभी बच्चों को योग और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आगामी 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 16 और कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची कल देर रात जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची में छत्तीसगढ़ से पूर्व सांसद राजीव शुक्ला के साथ कांग्रेस प्रवक्ता रंजीत रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। दोनों ही उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़िया उम्मीदवारों की उपेक्षा की गई है। अनुसूचित जनजाति के रामचार्य नेताम थे और दूसरे सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग चले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग चले गए। 2.25 करोड़ की आबादी
लेकिन एक राज्यसभा बन जाए उसके लायक उनकी योग्यता कांग्रेस को दिखाई नहीं दी। गौरतलब है कि प्रदेश से राज्यसभा प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम सांसद हैं। यहां के 90 सदस्यीय विधानसभा में 71 सदस्य कांग्रेस के हैं। विधानसभा सीटों के हिसाब से राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन का चुना जाना तय है। केंद्र और राज्यों की भारतीय जनता पार्टी सरकारों के सभी मंत्री और पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधि मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर व्यापक जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगे। जनसंपर्क कार्यक्रम का यह पखवाड़ा आज से शुरू हो रहा है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि देश भर में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ये प्राथमिकता रही है। इस अभियान के तहत बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी केंद्रीय मंत्री, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के मंत्री और निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और गांवों का दौरा करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए एक दिन समर्पित किया गया है। देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के नए मामलों में 4.3% की कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 98.75% पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने की ओर अग्रसर है। वहीं अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों और बुजुर्गों को टीके की एहतियाती डोज भी दी जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 1027 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 25 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.29% पहुंच गई है। जांजगीर जिले में मोबाइल गुम होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग के साइबर ब्रांच ने 104 मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल धारकों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर इन मोबाइलों को सौंपा गया। एसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस विभाग मोबाइल गुमने और चोरी होने की शिकायतों को साइबर सेल की मदद से सफलतापूर्वक निराकृत कर रहा है। इसी कड़ी में मोबाइल वापसी की जा रही है। पिछले 1 महीने से इन्होंने लगातार सर्च करके, क्योंकि मोबाइल गुमने की काफ़ी सारी शिकायतें आई थी और उस पर से लोगों को इकट्ठा करके मोबाइल को ढूंढ के उन्होंने आज वितरित किया है। लगभग 104 मोबाइल है, उसमें से कुछ ग्राहक आए हैं, बाकी को उनके निवास स्थान पर भेजा जाएगा। गुम हुए मोबाइलों को वापस पाकर मोबाइल धारक भी काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने पुलिस विभाग का आभार जताया। बहुत मेहनत के पैसे से खरीदे थे मोबाइल और गुम हो गया था, तो आज 8-9 महीना बाद जब मिला है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। इसके लिए मैं पूरा जांजगीर जिला पूरा साइबर टीम को बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, आज तो खुशी है क्योंकि बहुत मेहनत के पैसे से मोबाइल खरीदे थे और लगभग 5 महीने के बाद साइबर क्राइम के सहयोग से मोबाइल मिला है मेरे को। मुझे खुशी है। वो वापस किए जाने वाले 104 मोबाइल फोन की कीमत 15 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा तुहर सरकार तुहर द्वार को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में अब जारी होने वाले सभी ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र पॉलीकार्बोनेट आधारित कार्ड पर होंगे, जिनमें QR कोड होगा। ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन प्रमाण पत्र के प्रिंटिंग का कार्य केंद्रीकृत कार्ड प्रिंटिंग एवं डिस्पैच यूनिट पंडरी रायपुर में किया जाएगा। इस नवीन व्यवस्था के तहत QR कोड वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जो उच्च गुणवत्ता और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। ये कार्ड सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा तय मानकों को पूर्ण करते हुए जारी किए जाएंगे। आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम जानते हैं हिंदी पत्रकारिता ने किस तरह स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था। यद्यपि आर्थिक समस्याओं के कारण ये समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने देसी भाषा में प्रेस को प्रोत्साहन दिया और देश के कोने कोने तक राष्ट्रवादी धारणा पहुंचाने में सहायता की। सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता की बर्बर तानाशाही के प्रति नई चेतना विकसित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा मिली। 1868 में उन्होंने काशी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जन चेतना लाने का कार्य किया और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का स्वप्न देखा। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु के युग को न सिर्फ हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, बल्कि इसने ब्रिटिश दमन का भी कड़ा प्रतिकार किया। 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं मुखर हुईं, जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता से जगह मिली। 1907 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से साप्ताहिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे ने नागपुर से हिंद केसरी निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से जोशीला और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप प्रकाशित किया, जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था। हिंदी पत्रकारिता के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान 1913 में प्रभा का प्रकाशन था, जिसे पहले कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे, लेकिन बाद में ये 1919 में कानपुर में विद्यार्थी की प्रताप प्रेस से निकलने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था। प्रभा और प्रताप के साथ चांद भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के बीज बोए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए 1920 में शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज का प्रकाशन शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण आरंभ किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श का संपादन प्रारंभ किया। कोलकाता से हिंदी साप्ताहिक मतवाला की शुरुआत 26 अगस्त 1923 को हुई, जिसने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव प्रसाद सेठ, शिव पूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र और नवजादिक लाल श्रीवास्तव जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों को आकर्षित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम केयर्स योजना के तहत कोविड से माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाएगी शिक्षा में मदद। कांग्रेस ने प्रदेश में राज्यसभा के लिए 2 नामों की घोषणा की। भाजपा ने छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा का लगाया आरोप। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने आज से शुरू किया जनसंपर्क अभियान। और देश में कोरोना के नए मामलों में 4.3% की आई कमी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।